स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें कहाँ से निकल कर आ रही हैं? रूस से निकल कर आ रही हैं। रूस और भारत के बीच में जहाँ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि अब जापान भी भारत का साथ देने को आ गया है। भारत के लिए जापान अपना खजाना खोलने को तैयार है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। अभी बहुत सारी चीजें हैं। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी का सीन क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा हलचल ला दिया है कि इस हलचल के बाद एक चीज तो साफ हो गया है, पुराना ग्लोबल ऑर्डर नहीं चलने वाला है। पुरानी चीजें अब खत्म हो रही है और नए के बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि नया कैसे काम करेगा, कैसे नई व्यवस्था आएगी। और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने हलचल पैदा की है, उसका असर क्या हो रहा है, ये दुनिया भर के एक्सपर्ट आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं। देख सकते हैं इवान, इन्होंने भी एक ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि डोभाल पहले रूस गए, वांगी फिर दिल्ली आए, फिर जयशंकर रूस गए हैं 2 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर, और आने वाले 15 दिन के अंदर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। मोदी जाएंगे चाइना और पुतिन आएंगे दिल्ली। तो ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, पूरा ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है और एक अनिश्चितता के साथ कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं स्टीव हैन के। इनके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि बड़े ये तीखे कटाक्ष करते हैं लेकिन सच को रखते हैं सामने। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें क्या कहा है कि इस वक्त ना दुनिया के 3 टॉप के ऐसे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वही 3 टॉप के फॉरेन मिनिस्टर ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार ट्रंप को हैंडल कैसे किया जाए। और वो 3 कौन कौन से हैं, तो उन तीनों में से एक का नाम उन्होंने लिया कि रूस के हैं सरगई लावारोव, दूसरे हैं चाइना के वांगी और तीसरे हैं डॉक्टर एस जयशंकर। ये 3 ऐसे हैं जो अभी तरीके ढूंढ रहे हैं और ये फिगर आउट कर लेंगे कि कैसे डील करना है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का मामला अभी सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इसी बीच भारत के विदेश मंत्री पहुंचे रूस, और कल मैंने आपको खबर दी थी जिसमें कहा था कि रूस ने कहा कि अगर भारत का माल अमेरिका नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं है, हम ले लेते हैं। हम का मतलब ये नहीं है कि रूस ही पूरा ले लेगा। रूस की आबादी भी बहुत कम है और रूस किसके किसके माल को खरीदेगा। चाइना खुद भी यहाँ पर अच्छा खासा सप्लाई करता है और चाइना पहले से सप्लाई करता रहा है। भारत तो अब तेल की खरीदारी तेजी से कर रहा है और अभी बात करें तो इसकी एक झलक भी देखने को मिली है कि भारत और रूस के बीच में व्यापार बढ़ा तो है, करीब 700% तक जंप कर चुका है, ये बात कही गई। डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा कि 5 गुना तक बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर व्यापार घाटा भी है। भारत खरीदता जाता है, बेचता कम है। खरीदता जाता इसलिए है क्योंकि भारत तेल खरीदता है। अब यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर जब यहाँ पहुँचे हैं, इन्होंने सबसे मुलाकात भी करी है और इन्होंने एक बहुत बढ़िया मैसेज भी दिया है। ये बात भी कहा कि व्यापार घाटे को संतुलित करने की जरूरत है, यानी कि आपको भी इम्पोर्ट करना होगा और उस दिशा में हमें सोचना चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि देखिए अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जिस तरीके से बदलाव चल रहा है, उससे हमने कुछ चीजें समझा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। In the last few years, we have experienced the impact of the COVID pandemic, of conflicts, of political and economic shifts, of new technologies, and also of trade volatility. Each was unique in itself, but together they hold some common lessons. One is the importance of dependable and steady partners. Another is the value of shorter and more secure supply chains. A third is the concern about over-dependence on a limited number of markets. A fourth are the vulnerabilities of being overexposed to a few supplies. A fifth is the reliance on narrow connectivity and limited logistics. And perhaps most of all, the cost of insufficiently searching for new opportunities, partnerships and domains. इसमें इन्होंने यही बात कही कि किसी एक के ऊपर निर्भर रहना ठीक नहीं है और हमें निर्भरता
अलग अलग जगह पे बांटना होगा। दूसरी, ऐसे देश पर और ऐसे लोगों पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए जो भरोसेमंद हो, डिपेंडेबल हो, उनके तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो जो फैक्ट है उन्होंने इस बात को रखा। अब इसी मीटिंग के दौरान कुछ खुलासे भी हुए, जैसे कि भारत 90% तक अपना व्यापार रूबल और रुपए में करता है। अब बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे, अच्छा भारत ने डी-डॉलराइजेशन कर दिया, डी-डॉलराइजेशन की तरफ भारत बढ़ रहा है। तो आपको बता दूं, रूस और भारत के बीच में ना ये मॉडल आज का नहीं है, ये मॉडल तब भी चला था जब रूस नहीं सोवियत संघ हुआ करता था। 1953 में सोवियत संघ और भारत के बीच में एक व्यापार समझौता शुरू हुआ था और उस समय भी रुपए और रूबल में निपटान किया गया था। काफी लंबे समय तक चला था। उस समय भी दुनिया के व्यापार में अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व था, लेकिन भारत और सोवियत संघ पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों पर निर्भरता कम करना चाहते थे और इस वजह से भारत सोवियत संघ से मशीनरी, सैन्य उपकरण और उद्योग के लिए सामान खरीदता था, जबकि सोवियत संघ भारत से चाय, कॉफी, कपड़ा और दूसरे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट खरीदा करता था। 1960 और 1970 के दशक में ये जो तरीका था ये भारत के लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ। क्यों? अच्छा खासा रुपए जब सोवियत संघ के पास जमा हो गया तो सोवियत संघ ने कहा कि इस पैसे को अब हम कहाँ खर्च करें। तो भारत ने उनको ऑफर किया कि आप आइए, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर में स्टील प्लांट स्थापित करने में हमारी मदद कीजिए, टेक्निकल मदद कीजिए। और इसमें क्या हुआ, उन्होंने सारा काम आकर यहाँ करना शुरू कर दिया। तो इस दौरान ये भी देखने को मिला था कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, चूंकि डॉलर में एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं थी। और दूसरा, दोनों ने बार्टर सिस्टम का भी खूब इस्तेमाल किया कि सामान के बदले सामान, ऐसा कुछ भी चीज हो, इस तरीके से भी इन्होंने किया था। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये पूरी व्यवस्था समाप्त हो गई। लेकिन एक बार फिर से जब अमेरिका ने प्रतिबंधों की झड़ी लगानी शुरू कर दी तब रूस ने ये काम फिर से शुरू किया है। खैर, अब यहाँ पर रूस के साथ व्यापार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी मदद भारत को मिली है और वो जापान की तरफ से एक बड़े ऐलान के साथ मिली है। माना जा रहा है कि जापान जाने वाले हैं पीएम मोदी और वहां पर इसका सबसे बड़ा ऐलान होगा। और नरेंद्र मोदी 29 से 31 अगस्त तक जापान की यात्रा पर आ रहे हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका के साथ भारत का तनाव अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ भी लगाया है, लाखों नौकरियों पर खतरा भी मंडरा रहा है। और अभी का सीन क्या देखने को मिल रहा है कि जापान भारत के अंदर 68 अरब डॉलर का प्राइवेट निवेश करेगा। इससे पहले साल 2022 में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी जापान की यात्रा पर गए थे। जापानी मीडिया के मुताबिक जापान सरकार ने कहा है कि 68 अरब डॉलर यानी कि 10 ट्रिलियन येन का निवेश करीब 10 सालों के अंदर भारत के अंदर में किया जाएगा। और ऐसा साल 2022 में 5 ट्रिलियन येन का ऐसा ही ऐलान किया गया था। अब जापान ने इसे दुगना कर दिया है। अब जापान क्या चाहता है, मैंने पहले भी कहा है, अपने कई सारे वीडियोस में कहा है कि भविष्य में आप देखेंगे ना, भारत के आसपास 1-2 ही भरोसेमंद साथी रह जाएंगे, जिनमें से एक जापान भी होगा। और जापान इसलिए होगा क्योंकि जापान को चाइना से निपटना है। और ये जो चाइना के साथ भारत की दोस्ती वगैरह ये सब चीजें जो दिख रही है ना, ऐसा नहीं है कि भारत नहीं समझता है कि चाइना उनमें से आता है जो कभी भी बदल जाए। अगर अमेरिका बदल जाता है तो ऐसा नहीं है कि चाइना दूध का धुला हुआ है। तो भारत अपने सारे पत्ते खोल नहीं रहा है। भारत जापान के साथ मित्रता भी बढ़ा रहा है, कई तरह के निवेश भी बढ़ा रहा है, जापान भी निवेश बढ़ा रहा है। और ये माना जा रहा है कि भविष्य में जापान और भी कई चीजों में एक साथ आता हुआ दिखेगा भारत के साथ। वैसे दोनों देश फिलहाल के लिए भारत की मदद कर रहे हैं ट्रम्प के इस टैरिफ की वजह से, जो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हुई है, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा आसान होती हुई दिख रही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।